इन्हें अरेस्ट करके और जेल में तत्काल डालना चाहिए। लेकिन भैया जिसका बाप दरोगा उसे काहे का डर? जब प्रधानमंत्री जिसकी जेब में है, वो कह रहा ना पीओ में मेरी जेब में है, और जज को खरीद करने की बात कर रहा, उसके खिलाफ कहां से कार्रवाई होगी? यही इस देश का दुर्भाग्य है। जो लोग गुनहगार हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, गुंडागर्दी मचा रहे हैं, लोगों के बीच में घृणा फैला रहे हैं, धर्म के नाम पे जिन्होंने आतंक फैला रखा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और अर्नब जैसे लोग जो किसान आंदोलन में साथी हैं, उनको कहा जा रहा है कि ये खालिस्तानी और आतंकवादी हैं। अरे असली आतंकवादी तो वो है जो घूम रहा, खुला झूठ घूम रहा, जिसके खिलाफ तुम्हें कार्रवाई करनी चाहिए। और उससे जुड़े हुए जितने भी मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि इस देश में सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है। और मैं बार बार कहता हूं, समस्या किसी कानून नहीं है, समस्या कोई और कानून नहीं है। इस देश की समस्या है मोदी सरकार। और जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा, जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं आएगी, तब तक इस देश में जो गंदगी फैली है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे तो उसने भी बड़े मजेदार बात करी। तो कमेटी बना दी उन्हीं लोगों की जो सरकार के आदमी हैं, और कमेटी की भी डेट दे दी, 2 महीने बाद की, और कमेटी 10 दिन में काम शुरू करेगी। इसका मतलब हो गया 2 महीने 10 दिन, इतने दिन में वो काम शुरू करेगी। इसका मतलब ये हो गया, सीधे सीधे माना जाए तो भैया हमें अभी 2.5 महीने तो बैठना ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ प्राची। आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बात करने से पहले एक बार को पत्रकार होने के नाते मुझे खुद शर्म आती है। एक पत्रकार को एक चौथा स्तंभ माना जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है। लेकिन जिस शख्स ने, जाने माने पत्रकार ने जिस तरह से इस चौथे स्तंभ को शर्मसार किया है, वो अपने आप में कई प्रश्न उठाता है। इसी प्रश्न को लेकर के हम एडवोकेट साहब से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी इस तरह से जिस तरह से बातें उस व्हाट्सएप चैट में लीक हुई हैं, आखिर ऐसे शख्स पर, ऐसे पत्रकार तो मैं उनको नहीं कहूँगी अब, ऐसे शख्स पर आखिर किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है कि उसमें जज को खरीदने तक की भी बात है, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा गंभीर और कोई बात हो नहीं सकती। हालांकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश में धर्म के नाम पे लड़ाने में, जाति के नाम पे लड़ाने में, इस देश में आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और विशेषकर इस अर्नब में इसने तो कोई सीमा ही सारी लांघ दी है। इसके खिलाफ तो कार्रवाई बहुत जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, ये वो लोग हैं, एक आपका ध्यान है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रेडियो रवांडा हुआ करता था। रवांडा में शायद 91 या 92 के आसपास की बात है। उस रेडियो रवांडा ने देश में एक खास समुदाय के विषय में इतनी घृणा फैलाई कि वहां पे कत्लेआम हुआ और लाखों लोग मारे गए। यही काम ये जो आर भारत का अर्नब है, ये और कई लोग इसी तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन इसने तो सारी सीमाएं पार कर दी। जो इसने नफरत भरी भाषा जो तबलीगी जमात के विषय में इस्तेमाल की, जो इसने नफरत भरी भाषा और सारे लोगों के विषय में इस्तेमाल की है, और केवल यही काम इसका रहा है, मैं समझता हूं देशद्रोह का मुकदमा हकीकत में इसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। जो एनआई है, केवल पुलवामा ही नहीं, कितनी ऐसी चीजें हैं जो की होंगी इसने, पर जो जज को खरीदने की बात कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं ये भी लगता है यार, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इसकी बेल हो गई एक झटके में ही, तो ये भैया हो भी सके, कुछ भी कर सके, क्योंकि पैसा तो है। क्योंकि जो पैसा तो ना वो टीआरपी वाला 40,000 करोड़ के घोटाले की बात थी, तो भैया पैसा तो जिसके जेब में हो वो किसी को चैन से थोड़ी बैठने दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। एनआई है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आज की तारीख में जो किसान संगठन के जो साथी हैं, यह जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन का जो हिस्सा है, जो इनको किसी भी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनको खाने पीने के लिए कुछ भी अगर अपनी तरफ से दे पा रहे हैं, उनके खिलाफ एनआईए ने एफआईआर दर्ज की है। जबकि हर व्यक्ति को इस देश में संवैधानिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है, आंदोलन करने का, अपनी आवाज बुलंद करने का, और ऐसे किसी भी संगठन का सहयोग करने का जो लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात कहता है। और यहाँ सारे किसान इसी तरह से अपना आंदोलन लड़ रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। उनके खिलाफ एफआईआर करी है, लगातार लोगों को बुलाया जा रहा है, गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है। और ऐसे लोग, ये देशद्रोही लोग,
जिनको जेल के बाहर आने ही कभी नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर भी नहीं है। तो मैं समझता हूं सरकार को, केंद्र सरकार को और एनआईए को और सीबीआई को ऐसे लोगों के खिलाफ सोचना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज के इन्हें अरेस्ट करके और जेल में तत्काल डालना चाहिए। लेकिन भैया जिसका बाप दरोगा उसे काहे का डर? जब प्रधानमंत्री जिसकी जेब में है वो कह रहा ना पीओ में मेरी जेब में है, और जज को खरीद करने की बात कर रहा, उसके खिलाफ कहां से कार्रवाई होगी? यही इस देश का दुर्भाग्य है। जो लोग गुनहगार हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, गुंडागर्दी मचा रहे हैं, लोगों के बीच में घृणा फैला रहे हैं, धर्म के नाम पे जिन्होंने आतंक फैला रखा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और अर्नब जैसे लोग, मैं समझता हूं अगर बॉम्बे पुलिस ने या महाराष्ट्र पुलिस ने कोई एफआईआर की है, अगर की है तो बहुत अच्छी बात, नहीं की है तो तत्काल दर्ज करनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को किसी भी हालत में जेल से बाहर आने नहीं देना चाहिए। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कितनी धाराएं इस पे लग सकती है इस मामले में? धारा तो बहुत सीधी है भाई, 120 भी लग सकती है, 124 से लग सकती है, 163 जितने भी वह देशद्रोही की हो सकती हैं, या लोगों के बीच में धर्म के नाम पे नफरत फैलाने की, जाति के नाम पे नफरत फैलाने की जो भी धाराएं हैं वो सारी लगेंगी। बात इसकी नहीं है, बात यह है कि एक व्यक्ति जो देश को तोड़ने के लिए लगातार काम कर रहा है, देश में नफरत फैला रहा है, घृणा फैला रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा पुलिस प्रशासन में, यहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में और यहाँ की न्याय व्यवस्था में कायम हो। अगर ऐसे लोग खुले घूमते रहेंगे तो कौन न्याय व्यवस्था में, पुलिस व्यवस्था में विश्वास करेगा? सारा जो सीबीआई, ईडी, आईबी जो भी कुछ है सब उनकी जेब में है, तो होगा क्या उसका? देखा ना सुप्रीम कोर्ट में कैसे एक झटके में जमानत मिल गई उसको। तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं ऐसे लोग देश के लिए बहुत गंभीर खतरा हैं, इनको तत्काल जेल में डाला जाना चाहिए और किसी भी हालत में कोर्ट को भी सोचना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जमानत न मिले, सुप्रीम कोर्ट तक इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए और ये व्यक्ति कभी भी जेल के बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसा घातक व्यक्ति। बीजेपी के मंत्री हैं जो राजवर्धन राठौड़, उनका भी इसमें नाम आ रहा है। अरे बीजेपी के एक मंत्री का क्या, सारे के सारे ऐसे ही हैं, सबके सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं भैया। जिनका खैर खुआ है, जिनका प्रधानमंत्री जो चौकीदार है, जब उसी का हाल ये है तो मंत्रियों का क्या हाल होगा? तो सब एक जैसे हैं भाई। इन सबके खिलाफ हकीकत में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर वही बात करेगा कौन? और जो आप माहौल देख रहे हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। कार्रवाई कौन करेगा? यह है मुसीबत। अगर कोई भी ईमानदार व्यक्ति है, कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है, तो उसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ करनी चाहिए। उसको सारी जानकारी होने का मतलब कि सीबीआई हो, आईबी हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, कार्रवाई तो यही करते हैं ना। इसका मतलब सबसे उसकी बड़ी अच्छी सांठगांठ है, सबसे उसका खूब मेलजोल है, तभी उसके पास पहले सूचना पहुंच जा रही है। अन्यथा सूचना पहुंचने का मतलब क्या है? इससे ज्यादा और गंभीर परिस्थिति क्या होगी? इसीलिए वो सीना तान के कहता है कि सीबीआई उसकी जेब में रहेगी। जब कहेगा वो कि भाई जब पीएमओ ही उसके साथ में खड़ा है तो क्यों उसे किसी बात का डर होगा? पीएमओ का मतलब है सीबीआई हो, आईबी हो, एनआईए हो, जितनी भी एजेंसियां हैं सब उसके साथ में है, उसकी जेब में है। तो ऐसा व्यक्ति क्यों ना मनचाहे करेगा जो उसके मन में आएगा। यही देश की गंभीर परिस्थिति है। और कहा हमको जा रहा है, जो किसान आंदोलन में साथी हैं उनको कहा जा रहा है कि ये खालिस्तानी और आतंकवादी हैं। अरे असली आतंकवादी तो वो है जो घूम रहा, खुला छूट घूम रहा, जिसके खिलाफ तुम्हें कार्रवाई करनी चाहिए। और उससे जुड़े हुए जितने भी मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि इस देश में सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है, जिनको इतना संरक्षण मिला हुआ है, ये है स्थिति। और मैं बार बार कहता हूं समस्या किसी कानून नहीं है, समस्या कोई और कानून नहीं है। इस देश की समस्या है मोदी सरकार। और जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा, जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं आएगी, तब तक इस देश में जो गंदगी फैली है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आपने एक डायलॉग नहीं सुना था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। भाई ये जो तारीख पे तारीख पड़ रही है, ये इसीलिए पड़ रही है कि भैया इसमें किसानों को भी जितना हो सके परेशान कर सकते हो करो, क्योंकि मोदी जी ने किसानों को ही नहीं, इस देश में किसी को नहीं बख्शा। मोदी जी ने सबसे ज्यादा तो इस देश के जो बेरोजगार हैं उन्हें मार दिया। 35 करोड़ बेरोजगार हैं,
कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। 10-10 साल तक नौकरी के लिए पढ़ते रहते हैं, नौकरी निकलती है, कब निकलेगी पता नहीं, कब फार्म भरा जाएगा पता नहीं, फार्म भर गया तो ये पता नहीं कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम हो गया तो ये पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। इसी तरह से एक एक करके सबको मारा, मजदूरों को मारा, श्रम कानूनों को खत्म करके, आपको मालूम है प्रदेशों ने भी खत्म किया। और इसके साथ साथ जो छोटे व्यापारी हैं, लघु और कुटीर उद्योग वाले, उनको भी नहीं बख्शा। देखो मैं आपको दिखाता हूं, मेरे साथ में आप हैं दीपक जी, मेरे साथ में आप हैं जितेंद्र जी, ये जयपुर से आए हैं, ये दिल्ली से हैं, इनके साथी बॉम्बे से आए हैं। इन एमएसएमई, आप जानते हैं एमएसएमई देश में 6.5 करोड़ एमएसएमई के लोग हैं, 6.5 करोड़। जैसे किसान हैं 14 करोड़ 64 लाख, ये सरकारी आंकड़ा है। इसी तरह से एमएसएमई इतना बड़ा सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार दिया जाता है, उस एमएसएमई सेक्टर को मोदी जी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। इन लोगों को ना तो लोन मिल रहा, और लोन मिल गया है वो पटा नहीं पा रहे, तो 3 महीने में एनआईए इनका जो एनपीए हो जाता है, और एनपीए होने के बाद में 3 महीने में इनका जो मकान कुड़ुक, इनकी प्रॉपर्टी कुड़ुक, ये हाल कर रखा। और ये बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। हम तो सोच रहे थे किसान ही हैं, लेकिन भैया किसानों के साथ ये एमएसएमई वाले जो, इनको भी पूरी तरह से सरकार ने तबाह कर दिया। कहने को 20 लाख करोड़ का जो कोरोना में झुंझुना पकड़ाया था सरकार ने, आप मालूम है 3,60,000 करोड़ इनको लोन देने की बात की। आदमी लोन लेके क्या करेगा भाई? जो पहले ले रखा है पहले तो उससे पटावे, और जो सामान है, जब तक सामान खरीदने वाले नहीं होंगे तो बनेगा कहां से? तो पहले खरीदने वाले हों। सरकार ने किसी को पैसा तक दिया नहीं तो खरीदे कहां? आज की तारीख में खरीदने वाले नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। इसलिए ये बनाएंगे क्या? इसलिए एमएसएमई को तबाह कर दिया। और इसी तरह से किसान, इन किसानों को लगातार डेट पे डेट दे दिया आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे तो उसने भी बड़े मजेदार बात करी। तो कमेटी बना दी उन्हीं लोगों की जो सरकार के आदमी हैं, और कमेटी की भी डेट दे दी 2 महीने बाद की, और कमेटी 10 दिन में काम शुरू करेगी। इसका मतलब हो गया 2 महीने 10 दिन, इतने दिन में वो काम शुरू करेगी। इसका मतलब ये हो गया, सीधे सीधे माना जाए तो भैया हमें अभी 2.5 महीने तो बैठना ही है। इसका यही मतलब हो गया ना, किसानों को 2.5 महीने तो लड़ाई करनी है ना। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, वहां बूढ़े बैठे हैं, वहां बच्चे बैठे हैं, वहां महिलाएं बैठी हैं। अरे तुम्हें इतना दर्द है भैया, इतने आंसू छलका रहे हो, इसे 2 दिन में डिसाइड करके छुट्टी क्यों नहीं करते हो तुम? क्यों आप इसे लटका रहे हो? आपको जो काम करना वो करो ना। आप स्टे करके हमें क्या दे रहे हो? और आप देखेंगे बड़ा मजेदार काम है, जो कानून जो स्टे किया है उसमें 2 चीजें बड़ी मजेदार। उसमें ये कहा है ऑर्डर में कि ये कमेटी हमने अपने लिए बनाई है, और ये कमेटी हमें बताएगी कि भाई इनमें कौन सा प्रावधान हटाया जा सकता। इसका मतलब जो सरकार बात कर रही है संशोधन की, कोर्ट भी वही बात करे, तो क्या माना जाए? कोर्ट जो है सरकार की भाषा बोल रही है, यही हुआ ना इसका मतलब। हमें संशोधन की बात नहीं है, हमें ये तीनों कानून रिपील हो, यानी कि खत्म हो, और इसको कोर्ट को पूरा अधिकार है इन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का। आपने जस्टिस काटजू का बयान सुना है, जो फैजान मुस्तफा साहब के साथ में रिकॉर्डिंग है, वो पूरी वायरल हो रही है। आपको मालूम है जस्टिस काटजू ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि कोर्ट का जो काम है उसे करे, राजनीति ना करे। कोर्ट का काम है इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है उसे देखे, इनकी संवैधानिक वैधता को देखे, और इनको डिसाइड करे कि क्या ये संवैधानिक हैं या नहीं है। ये काम करना है। लेकिन कोर्ट कुछ और ही कर रही है, कमेटी बना रही है, और कमेटी भी बना रही है उन्हीं लोगों की जो सरकार के आदमी, नाम भी उन्हें नहीं दिए होंगे सरकार ने। एक भाग गया, 1 विकेट गिर गया उनका, यही है ना। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? ये स्थिति देखने की। और इसमें एक और चीज है, आपको ध्यान होगा जब आप सिंघू बॉर्डर पर थे 12 तारीख को, आपने मेरे से सवाल पूछा था, इंटरव्यू मैंने आपको दिया था। मैंने एक बात कही थी, क्या इस स्टे के पीछे ये नियत तो नहीं है कि इस स्टे के बाद में गोदी मीडिया आवाज उठाएगा कि अब तो सब कुछ हो गया, किसानों की जीत हो गई, और अब क्या कर रहे हैं किसान? अब क्यों बैठे हैं वहां, रास्ता घेर के क्यों बैठे हैं? वो बात मैंने तब तक ऑर्डर नहीं पढ़ा था, आज मैंने ऑर्डर पढ़ा, बिल्कुल यही बात है। उस आदेश में लास्ट की जो लाइन है, करीब 8-10 लाइन, यही बात कही। उसमें कहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ऐसा आदेश मैंने जीवन में नहीं देखा। इस देश की सबसे निचली अदालत, उसका जो मजिस्ट्रेट है, वो भी ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता जो देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा। वो कहती है अब तो किसानों की बहुत बड़ी जीत हो गई है, बड़ा अचीवमेंट है ये, अचीवमेंट, बड़ा अचीवमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर है। और अब तो उन्हें अपने जो लोगों को, नेता जो हैं, किसान नेता, अपने साथियों को समझाना चाहिए, भाई अब तो हम जीत गए हैं, चलो अब आगे उठो, यहाँ क्या कर रहे हो बैठ के। इसका मतलब
मेरी वो बात सही थी। इस स्टे के बहाने इस आंदोलन को कमजोर करने की, आंदोलन को खत्म करने की साजिश है और ये एक सुनहरा जाल है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार ने फैलाया है। यही सारी चीजें हैं। तो हम ये पहली, इसीलिए मैंने कहा था, लोग पता नहीं इस भाषा को कैसे कहते हैं, मैंने यही कहा था, इस देश की कोर्ट खत्म हो गई, मर गई, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई, उसका देहांत हो चुका है। अन्यथा वो न्याय करती, कानून की बात करती, संविधान की और संवैधानिक प्रक्रिया की बात करती, ये नहीं करती जो वो कर रही है। एक सवाल है मेरा, ये कहा गया है कि कानून के अमल पर रोक लगाई गई है। एक मतलब यह एक लोगों को एक झांसा देने की एक प्रक्रिया। कानून पर अमल और कानून का क्या मतलब है? दोनों एक ही बात है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। केवल इसलिए कहा गया होगा इसको कि वो कोर्ट जो है, कोर्ट अगर इसको स्टे कर रही है तो कोर्ट को इसको बताना चाहिए क्यों स्टे कर रही है, और कानून को वो स्टे नहीं कर सकती, ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। इसलिए ये भाषा के हम कानून को नहीं, कानून को प्रक्रिया। अबे कानून का क्या करोगे, प्रक्रिया का क्या करोगे? वो एक ही बात है। ये केवल भ्रम में डालने की स्थिति है। जैसे मोदी सरकार भ्रम में डाल रही है, ऐसी कोर्ट भी भ्रम में डाल रही है। मतलब एक ही है। 2 डिग्री जब टेम्परेचर हो, पीछे आपने देखा 4-5 दिन लगातार बारिश रही, इतनी ठंड हो, अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर यहाँ बैठे हैं, हम सड़क पर बैठे हैं, किसको अच्छा लगता है? क्या हमें अच्छा नहीं लगता? हम अपने घर में जाके बैठे, अपने घर में खाएं पिएं, मजे से अपना काम करें। हम किसी को अच्छा लगता है क्या? हम भी यही चाहते हैं। लेकिन जब आपने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, सारे रास्ते आपने बंद कर दिए और हमारी जिंदगी और मौत का जो है सवाल होने लगा है, फिर हम घर में क्यों बैठेंगे? हम संघर्ष करेंगे, हमारी मजबूरी है। हम यहाँ बैठे जो हैं, ये सरकार ने बिठा के रखा है। सरकार अगर चाहती तो हम तो रामलीला मैदान जा रहे थे, क्यों नहीं जाने दिया? क्यों रोका है हमें यहाँ? हम सिंघू बॉर्डर पे क्यों रुकते? हम टिकरी बॉर्डर पे क्यों रुकते? हमें राजस्थान बॉर्डर पे किसने रोक रखा? हमें नोएडा बॉर्डर पे किसने रोका? यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे किसने रोका? सरकार ने रोका है। हम तो नहीं रुके ना, हम तो सीधे साधे जा रहे थे रामलीला मैदान, और रामलीला मैदान किसी के बाप का नहीं है, न प्रधानमंत्री के पिताजी का, किसी का नहीं है ना, वो सभी का है। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर आंदोलन करना तो रामलीला मैदान पे करो, वहीं तो जा रहे थे हम, क्यों रोका हमें यहाँ पे? इसका मतलब यह है कि चित्त भी मेरी, पट्टी भी मेरी, जो मन में आए तुम कर दो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको भी कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। तो हम यहाँ बैठे हैं सरकार के कुकर्मों की वजह से, हम यहाँ बैठे हैं सरकार के तानाशाही भरे और अत्याचारपूर्ण रवैये की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, अपनी खुशी से नहीं बैठे हैं। और हम जब तक बैठे रहेंगे, जब तक इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं करवा देंगे, सरकार वापस नहीं लेगी या कोर्ट खत्म नहीं करेगी और एमएसपी को कानूनी बनाएगी, तब तक हम जाने वाले नहीं। संघर्ष लगातार करते रहेंगे।